नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये पुस्तक जो है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, विपिन अस्थाना की है। और हम लोग बीएड सेमेस्टर 2 में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए ये पढ़ना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि हमारे सवाल जो हम लोग सीखते हैं, जो हमें आंसर लिखना है, जो आंसर राइटिंग करना है परीक्षा में, वो जो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर आज पहला अध्याय अधिगम के लिए आकलन का पहला अध्याय जो है इस बुक का यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग, विपिन अस्थाना इसके लेखक हैं। और हम लोग यहाँ पर जो पहला अध्याय की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय है शैक्षणिक मूल्यांकन। क्या है शैक्षणिक मूल्यांकन? तो शैक्षणिक मूल्यांकन देखते हैं क्या होता है। हम जीवन में जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में मूल्यांकन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जन्म लिया है और जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वह किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी चीज़ों में, किसी न किसी वस्तु में अपना विचार रखता है। अपना विचार रखता है, या तो वो पॉजिटिव रखता है या तो नेगेटिव रखता है, या तो अपने विचार को धारा प्रवाह रूप से रखता है या तो बहुत कुंठित रूप में रखता है, लेकिन विचार रखता है। और वो विचार रखना ही, किसी वस्तु पर नेगेटिव, किसी वस्तु पर पॉजिटिव, किसी वस्तु पर अच्छा, किसी वस्तु पर बुरा विचार रखना ही यहाँ पर मूल्यांकन कहला जाएगा। जैसे हम लोग किसी वस्तु जो है, मतलब यहाँ पर जैसे लिखा गया, हम जीवन से जन्म, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म में तो कोई व्यक्ति तो परीक्षा देने के लिए नहीं जाता है। कोई व्यक्ति जो है कि कोई स्कूल में नहीं जाता है, कोई कॉलेज में नहीं जाता है। जन्म लेने के तुरंत बाद तो कोई कॉलेज, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय कहीं पर जो है कोई नहीं जाता है। तो नहीं जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है कि वो बच्चा जन्म लेने के बाद भी जो मूल्यांकन कर रहा है, लेकिन एक मूल्यांकन जो परीक्षा के बाद होती है, जो हम लोग स्कूल में, क्लास में जब हम लोग परीक्षा देते हैं, टेस्ट देते हैं, उसका एक मूल्यांकन होता है। और एक मूल्यांकन मानव करता है जो जन्म लेने के बाद वो जो अच्छे विचारों को मूल्यांकन करता है, गलत बातों को मूल्यांकन करता है, और कोई किसी वस्तु को देखता है तो उसमें अपना पॉजिटिव या नेगेटिव वेव को रखता है, उसको भी हम लोग जो है मूल्यांकन कहेंगे। हम जीवन के जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में मूल्यांकन करते हैं, मतलब किसी न किसी वस्तु को किसी न किसी रूप से हम लोग मूल्यांकन जो है करते रहते हैं। यदि मानव जीवन से मूल्यांकन का विलोप हो जाए, मतलब यदि मानव जीवन से ये मूल्यांकन करना ही भूल जाए, तो हम लोग को अच्छे बातें, बुरी बातें, अच्छे लोग, गंदे लोग पता ही नहीं चलेगा कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है, कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ रह के भी नहीं है। ये सारी चीज़ जो मूल्यांकन से ही पता चलता है। और यदि विलोप हो जाए, मतलब मूल्यांकन करने की किसी व्यक्ति की क्षमता को जो है दूर हो जाए और उसकी जो है क्षमता खत्म हो जाए, तो वो जो है कि मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। जीवन में मूल्यांकन का विलोप हो जाए तो जीवन का उद्देश्य ही कदाचित समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या है कि जीवन का जो है कि उद्देश्य, मतलब लक्ष्य मतलब टारगेट, आपका जो लक्ष्य है वही समाप्त हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति मूल्यांकन नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मूल्यांकन नहीं कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति जो है कि उसका लक्ष्य जो है कि समाप्त हो चुका है, उसका लक्ष्य ही जो है खत्म हो चुका है। हम जीवन के हर क्षेत्र में इस विधा का प्रयोग करते हैं, मतलब हमारा जीवन का हर एक क्षेत्र में जो मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। खाना खाते हैं तो खाना खाने के समय हम लोग सब्जी खाते हैं या भात खाते हैं या रोटी खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो उस समय क्या, जब खाने के समय में हम लोग देखते हैं कि सब्जी कितना टेस्ट है, मतलब क्या, सब्जी का हम लोग जो मूल्यांकन कर रहे हैं। यदि हम लोग खीर खा रहे हैं तो खीर कितना स्वादिष्ट है, तो हम लोग जो है खीर का मूल्यांकन कर रहे हैं। यदि हम लोग खा रहे हैं रसगुल्ला खा रहे हैं, तो हम लोग जो है, जो बंगाल में होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी, जो रसगुल्ला खाते हैं तो हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं कि रसगुल्ला का टेस्ट कितना है ना, कितना अच्छा टेस्ट है। या समोसा खाते हैं तो समोसा का टेस्ट हम लोग मूल्यांकन करते हैं। मतलब क्या है, खाने में भी जो हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब क्या है, खाने में भी मूल्यांकन कर रहा है। इसके साथ साथ हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट में हार जाते हैं तो उसका मूल्यांकन करते हैं, जीत जाते हैं तो उसका मूल्यांकन करते हैं। जब हार जाते हैं तो हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि इन परिस्थितियों कारण से, इन लोगों के कारण से हम लोग जो मैच हार गए। और जीत जाते हैं तो हम लोग इस मूल्यांकन करते हैं कि ये लोग जो है ऐसे खेलने के कारण से हम लोग जो है कि इस मैच को हम लोग को जीत पाए। तो यहाँ पर हारने में मूल्यांकन और जीतने में मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन जो है कि पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, खाने पीने में भी हो सकता है,
है। मान लीजिए, अब छोड़िए वो सब, जाने दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कपड़ा पहनने का। तो हम लोग कपड़ा और ड्रेस जो पहनते हैं उसमें मूल्यांकन करते हैं कि ये अच्छा कपड़ा नहीं है, हमें नहीं पहनूंगा। जैसे हम लोग देखते हैं कोई लड़का जो लड़की का जो है कि पहनावा वाला जो है पहनना नहीं चाहता, मतलब वह मूल्यांकन करता है कि ये ड्रेस हम नहीं पहन सकते हैं। मतलब उसके जो है उसके मन में मानसिक मन में क्या है कि उस ड्रेस की भावना में जो है कि ड्रेस तो अच्छा मानता है लेकिन खुद नहीं पहनना चाहता। मतलब मूल्यांकन किया कि ये ड्रेस मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर भी जो है कि मूल्यांकन कर रहा है। मतलब मूल्यांकन का अर्थ ही है कि जीवन जब से हम लोग जन्म लिए हैं तब से मूल्यांकन करते हैं। यदि आज हम लोग किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये मूल्यांकन करते हैं कौन सा शिक्षक हमें अच्छा पढ़ाता है, कौन सा शिक्षक हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाता है, कौन सा शिक्षक सबसे अच्छा पढ़ाता है। ये भी जो है कि हम लोग जो है कि मूल्यांकन करते हैं। ये सारे मूल्यांकन करने की एक विधि है और ये विधि जो है सिखाया नहीं जाता है, हम लोग खुद ब खुद जो सीख जाते हैं और इसको जो हम लोग जो है मूल्यांकन करते जाते हैं। ये तो हर एक लोग करता है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है जीवन के हर क्षेत्र में इस विधा का प्रयोग होता है। मतलब जीवन का हर एक क्षेत्र में जो है कि मूल्यांकन का प्रयोग होता है। मनोविज्ञान और शिक्षा में तो या और भी महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान में जो है कि मूल्यांकन का बहुत ज़्यादा ही जो है कि योगदान है और शिक्षा में भी इसका जो है कि मूल्यांकन का जो है कि बहुत ज़्यादा उपयोग है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जो है तेज है, कमज़ोर है या फिर बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है, ये चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चे से टेस्ट लेते हैं। तो जो हम लोग टेस्ट लेते हैं वो भी मूल्यांकन है। आप देखते होंगे जब हम लोग किसी बच्चे को एडमिशन कराने के लिए किसी विद्यालय महाविद्यालय कहीं लेके जाते हैं तो बहुत बार उसे जो है कि टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट लिया जाता है तो मतलब क्या है, वो भी एक मूल्यांकन की विधि है। और उसके बाद देखिए बहुत सारे बच्चे जो 8 क्लास के हैं तो उसे जो है सरकार टेस्ट लेती है। मतलब वो जो है कि सरकार टेस्ट क्या लेती है, जो जेएससी है, जैसे झारखंड बोर्ड है या सीबीएसई है, वो अलग अलग बोर्ड होते हैं। वहाँ पर अपना परीक्षा का एक पैटर्न बनाया जाता है कि इतना से इतना नंबर लाया तो ये जो पास है, मतलब ये लड़का जो है कि 9 पढ़ने योग्य है, नहीं तो ये जो है कि 8 में ही ढंग से पढ़ लिया करें, है ना। उसके बाद जो है कि 9 में ही मूल्यांकन होता है कि 9 में यदि अच्छा नंबर लाता है कि इतना से इतना नंबर लाना है तो उसे जो है कि 10 पढ़ने योग्य माना जाता है, अन्यथा उसे 9 में ही पढ़ना पड़ता है। 10 क्लास में जो है कि वहाँ पर देखा जाता है कि इतना से इतना नंबर लाएं तो ये जो 11th पढ़ने का जो है कि है, अन्यथा इसको जो है कि 10 में रहना पड़ता है। ये सारे क्या है, एक मूल्यांकन का विधि है और विधि का प्रयोग जो है कि हर क्षेत्र में होता है, हर रोज होता है, हर जगह होता है, हर समय होता है, हर टाइम होता है। ये सारे चीज़ होते रहता है। मनोविज्ञान और शिक्षा में तो या और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों ही विषयों में किसी भी प्रकार का विकास बिना मूल्यांकन के नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है, अभी जैसे बात कर रहे थे कि बिना मूल्यांकन का जो है कि आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। हमारी कक्षा में कौन सा छात्र सबसे अधिक होशियार है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सवाल आया है कि हमारे कक्षा में सबसे तेज छात्र कौन सा है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे कक्षा में सबसे तेज छात्र कौन है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट का आयोजन करेंगे और उसमें जो परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसमें जो देखा जाएगा उससे कुछ सवाल पूछा जाएगा और पूछने के बाद वो आंसर देगा तो इससे पता चलेगा ये जो है कि तेज है। और तेज किस विषय में है, किसी खास विषय में ये जो है अपना तेज होशियारी जो रखता है। या और सेकंड क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति स्वार्थी है। हम लोगों को कैसे पता चलेगा, आ रहा है यहाँ पर जो है स्वार्थी से रिलेटेड बातें। स्वार्थी लोग जो है कि बहुत अच्छे होते हैं, मेरे भी लोग कुछ स्वार्थी हैं, अब नाम तो लेना अच्छी नहीं रहेगा। तो कौन व्यक्ति स्वार्थी होता है, पता चले, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम लोग मूल्यांकन उसके लिए भी करते हैं कि कौन सा व्यक्ति स्वार्थी है, कौन सा प्रामार्थी है। मतलब स्वार्थी क्या, जो अपने ही बारे में देखता हो, सिर्फ अपने ही कामों को करता हो, दुनिया का से उसे कोई मतलब नहीं, उससे उसके कामों से यदि किसी को नुकसान हो रहा है तो भी वो अपने ही आप को देखता है तो उसे स्वार्थी कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपने आप को देखता है, अपने आप के कामों को करता है, अपने कामों को करने से उसे जो है दुनिया को फायदा होता है, किसी 2-4 व्यक्ति को फायदा होता है तो व्यक्ति स्वार्थी नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है कि खुद काम कर रहा है और उसके काम करना अपने पर काम कर रहा है और अपना काम करने से यदि किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है और जो है किसी समाज का नुकसान हो रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को स्वार्थी का टैग दिया जाता है कि तुम स्वार्थी हो। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, हर आदमी मतलबी होता है, हर आदमी जो है मतलबी होता है, जैसे कथनों का आधार मूल्यांकन ही है। अब जो हर एक व्यक्ति जो है आदमी मतलबी है या नहीं है कैसे पता चलेगा, तो मूल्यांकन करके पता चलेगा कि स्वार्थी है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, मूल्यांकन करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा।
उपयुक्त दोनों के उत्तर बिना मूल्यांकन के नहीं दिए जा सकते। यदि हम किसी व्यक्ति को कह देंगे तू स्वार्थी है, तो स्वार्थी कैसे है, इसके लिए यदि हमको उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, उसका जो टेस्ट नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा, उसका जो अवलोकन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि स्वार्थी है या नहीं है, मतलबी है या नहीं है, होशियार है या नहीं है। इसके लिए हम लोग जो है कि उसकी जो है कि मानसिक परीक्षा हम लोग जो उसका मूल्यांकन करते हैं अपने आधार पर, उसे जो है कि हम लोग किसी व्यक्ति को हम लोग अपने आधार पर मूल्यांकन करते हैं। उपयुक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर बिना मूल्यांकन के नहीं दिया जा सकता है। मूल्यांकन द्वारा ही सावधानी पूर्वक निर्णय लिया जा सकता है। यदि हम लोग जो है मूल्यांकन करेंगे तभी जो है कि हम लोग को सावधानी पूर्वक, मतलब कि हम लोग सरलता के साथ और बहुत ही जो है कि सजगता के साथ हम लोग निर्णय ले सकते हैं कि कौन व्यक्ति जो है कि स्वार्थी है और कौन व्यक्ति जो है मतलबी है और कौन सा व्यक्ति जो है होशियार है। सावधानी पूर्वक निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सी वस्तु बुरी है और कौन सी वस्तु जो है अच्छी है। मूल्यांकन व्यक्ति या समाज के दृष्टिकोण से यह मानता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है या बुरी है। इस प्रकार मूल्यांकन समाज और व्यक्ति दोनों को ही अपने समाहित करता है। हमारी शिक्षा में इन्हीं दोनों का महत्व देती है, मतलब हमारे समाज में जो है क्या आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देती है, इसी के बारे में यहाँ बात रखा गया है। शैक्षणिक क्षेत्र में किसी बालक का मूल्यांकन करते समय उसके वातावरण तथा सामाजिक पृष्ठभूमि के पूरी तरह से समझ लेना केवल आवश्यक है, वर्णन अनिवार्य भी है। मतलब यदि किसी व्यक्ति का जो है, किसी बालक का यदि हम लोग जो है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये भी देखना जरूरी होता है कि उसका परिवार कैसा है, वो जिस समाज से आता है, जिस वातावरण में रहता है उसका वातावरण कैसा है। ये चीज़ जानना बहुत ही आवश्यक है कि एक बच्चा यदि किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं या किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं या किसी लोग का, व्यक्ति का या किसी भी लोग का, किसी समाज का ये मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि वो जो है किस समाज से रिलेटेड है, उसका वातावरण कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, वो कौन सा स्थान से आता है, कौन सा परिवार से आता है। ये जानना बहुत ही जो है आवश्यक माना जाता है, बहुत ही आवश्यक माना जाता है। किसी बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। किसी बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए इसका निश्चय बिना उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को जाने नहीं दिया जा सकता है। यदि हम लोग जो है किसी बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए इसके बारे में यदि हम लोग देखें और निश्चय लें तो हम लोग उसका पृष्ठभूमि तब तक नहीं जानेंगे, उसका जो है कि बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे और ज़बरदस्ती उसके आगे जो है बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग उस स्तर से आगे नहीं बढ़ा सकते। बढ़ाने का तो ज़बरदस्ती भी बढ़ा सकते हैं लेकिन उस स्तर से बढ़ा नहीं सकते जिस स्तर से हमारा जो है कि काम होना चाहिए। इसलिए जो है कि उसके समाज, उसके परिवार, उस जो रहन सहन, उसका वातावरण बालक का जानना बहुत ही जरूरी है। तभी जाकर वो बालक जो है उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, उसका शिक्षा में विकास होगा, वो आगे बढ़ेगा। अन्यथा जो है कि हम लोग जैसे तैसे करके आगे तो बढ़ा सकते हैं लेकिन वो बालक जो है कि फेल मार जाएगा। मतलब वो जो है कि जिस स्तर से विकास करना है उस स्तर को जानना बहुत जरूरी है, उसका वातावरण को जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब देखते हैं पिछड़े बालक की समस्या को भी उसके वातावरण और समाज का ज्ञान प्राप्त कर दूर किया जा सकता है। यदि कोई पिछड़ा बालक है, जो कमजोर बालक है या किसी प्रकार से उसको प्रॉब्लम है, समस्या है, तो यदि हम लोग समस्या को जानेंगे, किसी बालक का वातावरण को जानेंगे, उसके बैकग्राउंड को जानेंगे, उसके वातावरण को जानेंगे, उसके परिवार को जानेंगे, उसकी समस्याओं को जानेंगे तो समस्या को हम लोग समाधान भी कर सकते हैं। और यदि हम लोग समस्या को ही न जाने और उस बालक पर जो है कि मस्ती के साथ जो है कि एकदम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए उसका वातावरण, प्रकृति, उसका जो रहन सहन, उसका परिवार को जानना जरूरी है। तभी जाकर किसी पिछड़े बालक को जो हम लोग तेज कर सकते हैं, होशियार कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए बालक को जो है कि जानना, समझना, उसके वातावरण को समझना, उसकी आवश्यकताओं को समझना, उसकी भावनाओं को समझना, उसके बाद उसका जो है विकास है तीव्र गति से विकास होगा। अन्यथा जो है कि उसकी विकास जो है धीमी पड़ जाएगी। बालक की समस्या को भी दूर उसके वातावरण और समाज ज्ञान प्राप्त कर दूर किया जा सकता है। समाज के विकास का पूरा चक्र मूल्यांकन पर ही निर्भर करता है। मतलब समाज का जो पूरा चक्र यदि देखा जाए, पूर्ण चक्र देखा जाए, मतलब समाज के हर एक कार्य को देखा जाए तो वो जो है कि किस पर निर्भर करता है, तो पूरी तरह का जो है कि समाज पर निर्भर करता है। और समाज का जो है हर एक कार्य जो है, हर एक कर्म जो है, हर एक जो भी है वो सारा का सारा जो है समाज जो है मूल्यांकन करते रहता है। मूल्यांकन पर ही निर्भर करता है। अच्छी, बुरी, अच्छा, खराब, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये सारी बातें जो है कि निर्भर करता है मूल्यांकन पर। और मूल्यांकन समाज जो है कि हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक समय, हर एक टाइम मूल्यांकन करते रहता है। किसी वस्तु
की उपयोगिता का निर्णय मूल्यांकन के निर्णात्मक प्रक्रिया द्वारा ही लिया जाता है। मतलब किसी वस्तु को यदि मान लीजिए मुझे जो है कि एक पेन पसंद है, तो कौन सा पेन हमको लेना है या आवश्यकता है, मुझे एक पेन की आवश्यकता है तो पेन हम खरीदना चाहते हैं। तो पेन में भी वैराइटीज़ है, तो पेन में वैराइटीज़ है तो लिखने में हमको किस में मज़ा आता है, कौन सा पेन हमको बहुत अच्छा लगता है, कौन सा पेन हमको अच्छा नहीं लगता है, उसके अनुसार से हम लोग मूल्यांकन करते हैं। नहीं ये पेनवा जो है कि हमारा जो चलता बढ़िया है तो ये वाला पेनवा जो हम लेंगे, मतलब ये कलम जो है हम लेंगे। और यदि हमारा लगता है कि पेनवा जो है कि नहीं चलता है बढ़िया, तो हम लोग सोचेंगे ये वाला कलम हम लोग नहीं लेंगे। मतलब क्या है, कलम का भी हम लोग जो खरीदने के लिए जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं एक, तो हम लोग उसका भी मूल्यांकन करते हैं। हम लोग जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अधिगम के लिए आकलन पढ़ रहे हैं, अधिगम के आकलन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखें। मतलब हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह में, हर एक वस्तु में हम लोग जो है कि मूल्यांकन करते हैं। चाहे खरीदने जाओ, चाहे लड़ने जाओ, चाहे कुछ भी करने जाओ, मूल्यांकन करने जाते हैं। हम लोग जो है कि कोई भी कार्य करते हैं तो मूल्यांकन करते हैं। अभी खाना यदि बने तो रोटी बनाना है ना भात बनाना है, उसमें भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं। बहुत लोग भात को चावल भी करते हैं, चावल बनाना है या रोटी बनाना है, दोनों चीज़ को देखना पड़ता है। जो चीज़ हम लोग को पसंद है उसको मूल्यांकन करते हैं कि इसको बनाना अच्छा रहेगा या उसको बनाने में अच्छा रहेगा। यदि हम लोग मान लीजिए कि पूजा है और दुर्गा पूजा जैसे त्यौहार है और वहाँ पर हम लोग मेला देखने चाहते हैं, तो उसमें भी हम लोग ये देखना चाहते हैं कि सामने वाला मेला देखने जाए जो मेरे घर के सामने लगता है उसमें जाए, या दूर जो है जो कई किलोमीटर दूर में जो है मेला लगता है वहाँ पर जाए। तो ये भी हम लोग जो है कि दिमाग में अपने मानसिक को मूल्यांकन करते हैं। कोई त्यौहार, पूजा, पूर्णिमा कुछ भी करना होता है तो उसमें भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं। उसमें मूल्यांकन क्या करते हैं कि ये वाला त्यौहार हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये वाला करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके बाद हम लोग कुछ खाते हैं तो उसमें मूल्यांकन करते हैं कि 2 रोटी खाएं या 4 रोटी खाएं, या तो फिर ये भी मूल्यांकन करते हैं कि हम 2 रोटी खाते हैं तो आज भी 2 रोटी खाएंगे। तो ये जो है कि मूल्यांकन करने की विधियाँ हैं। ये जो है कि हम लोग मानसिक मूल्यांकन करते रहते हैं, हर एक क्षेत्र मूल्यांकन करते हैं, समाज का हर एक व्यक्ति मूल्यांकन करता है। यहाँ तक जो हमको जहाँ तक लगता है कि ये जो व्यक्ति, जहाँ तक बकरी वकरी भी होगा, जानवर भी होगा, वो भी अपना जो है कि मानसिक मूल्यांकन करता रहता है कि आज हमको क्या खाना, नहीं खाना, ये वाला खाना है, वो वाला खाना है। सब चीज़ का मूल्यांकन जो हर एक व्यक्ति जो है कि हमको लगता क्या है, इसमें हर एक लोग जो है कि मूल्यांकन करता है। समाज के हर एक क्षेत्र में मूल्यांकन होता है। किसी वस्तु की उपयोगिता का निर्णय, हम लोग जो है किसी वस्तु के, जैसे आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 2 में है तो बीएड सेमेस्टर 2 है तो उसकी उपयोगिता का भी मूल्यांकन हम लोग करते हैं। मूल्यांकन की निर्णात्मक प्रक्रिया द्वारा लिया जा सकता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन सदैव उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है। मेरे मान लो कि मुझे कहीं पर जाना है, मान लो कि मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली हमको क्यों जाना है इसके बारे में मूल्यांकन करेंगे कि दिल्ली जाने की आवश्यकता क्यों है हमको। तो वहाँ पर हम लोग मूल्यांकन करेंगे, नहीं हमारा घूरने का मन कर रहा है, तो घूरने का मन कर रहा है तो हम लोग मूल्यांकन कर लें कि भाई घूरने का मन कर रहा है इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं, मतलब घूमने का इच्छा कर रहा था इसलिए चले गए। बहुत सारे लोग दिल्ली जाने के चाहेंगे तो उसका जो है कि मूल्यांकन करेगा कि हम दिल्ली इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम जो है कि दिल्ली में हमारा काम लग गया, हमारा जॉब लग गया तो जॉब करने जाता है। तो ये सारे लोग जो है कि मूल्यांकन करने की इच्छाएं जो है कि अलग अलग हैं, तो अपनी जो है कि इच्छाएं अलग अलग है, तो इच्छाएं के अनुसार से अपना मूल्यांकन भी अलग अलग है। हर लोग जो है कि अपना मूल्यांकन भी अलग अलग करेगा। जब इच्छाएं अलग अलग जब लक्ष्य अलग अलग तो उसका करने का विधि, जो मूल्यांकन करने का विधि है वो भी अलग अलग होगा, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अतः मूल्यांकन और उद्देश्यों की घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब हमारे लक्ष्य पर मूल्यांकन बहुत ही ज़्यादा रखता है। लक्ष्य जो कि वो छोटे छोटे होते हैं। जैसे हम लोग को भूख लग गया तो पहला लक्ष्य क्या है, खाना खाना, है ना। सर अभी जो है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमको जो है ये बनने का लक्ष्य, वो बड़ा लक्ष्य होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति का एक छोटा छोटा लक्ष्य होता है। जैसे मान लो कि हमको जो है कि कॉलेज जाना है, तो हमारा अभी का जो वर्तमान समय में क्या लक्ष्य हो गया, कॉलेज जाना लक्ष्य हो गया। उसके बाद हमको क्लास अटेंड करना है तो उसका जो है कि एक लक्ष्य हो गया, क्लास अटेंड करने का लक्ष्य हो गया। उसके बाद भोजन करना है, भूख लगा है तो भोजन करने का लक्ष्य हो गया। मतलब लक्ष्य हरदम छोटा छोटा ही होता है। और एक लक्ष्य जो है कि हम लोग बनना चाहते हैं कि हमको IAS बनना है, OPSC निकालना है, या फिर हमको जो है कि DSP बनना है, SP बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, कुछ बनना है। ये जो है कि बड़ा लक्ष्य होता है, तो इसका भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं। लेकिन छोटा छोटा लक्ष्य में हम लोग ज़्यादा मूल्यांकन करते हैं। जैसे हमको अभी खाना है तो उसका मूल्यांकन करेंगे, हमको रोटी खाना है या चावल खाना है। किसी होटल में गए और हमको लगा करना हमको नाश्ता करना है, तो वहाँ क्या करना है, समोसा खाना है या फिर रसगुल्ला खाना है। ये हम लोग अपने जो है मूल्यांकन करते हैं। घी वाला खाएंगे, वो वाला खाएंगे, वहाँ खाने के लिए तो बहुत चीज़ है, लेकिन हमको क्या खाना है इसका मूल्यांकन तो हम करेंगे। तो मूल्यांकन करने की विधि जो है कि मानव समाज में मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना मूल्यांकन जो है कि समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता है। मूल्यांकन सदैव उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है। और उद्देश्य क्या है, हमें आगे बढ़ने का। जैसे हमको, मेरा उद्देश्य क्या है कि अभी हमको जो भूख लगा है तो खाना खाना मेरा उद्देश्य हो जाएगा। तो मूल्यांकन करेंगे कि अभी हमको क्या खाना है, तो उसका जो है कि एक मतलब क्या है, उद्देश्य के साथ
साथ इसे घनिष्ठ संबंध माना जाएगा। अतः मूल्यांकन और उद्देश्यों का घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है उद्देश्यों और उद्देश्यों मतलब मेरा उद्देश्य जो है और घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन को जो है कि हम लोग घनिष्ठ संबंध है, जब भी कुछ सोचते हैं तो उसमें मूल्यांकन करते हैं। तो बहुत ही सिंपल बात है, सरलता के साथ हम लोग समझ सकते हैं कि उद्देश्य और मूल्यांकन जो है कि दोनों घनिष्ठ होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ में विस्तार कर रहे हैं। जैसे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो वीडियो देख रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि अच्छा पढ़ा रहा है तो पढ़ लेंगे, खराब पढ़ा रहा है इसको छोड़ दो, दूसरे को पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार का भी दिमाग में हम लोग का चलता है। तो यहाँ पर भी आप अपना मस्तिष्क में जब मूल्यांकन कर रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया बता रहा है, ठीक है इसका वाला सुन लेते हैं, खराब बता रहा है, ठीक है इसका वाला नहीं सुनेंगे, दूसरे का सुनेंगे, दूसरा खोजिएगा मिलबो नहीं करेगा, इसलिए यही सुनो चुपचाप से। शिक्षा के क्षेत्र में किसी बालक ने किन्हीं उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, इसका ज्ञान हमें मूल्यांकन द्वारा ही प्राप्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि बालक का मूल्यांकन करें तो बालक जो है कि कितना तेज हो चुका है, कितना जान चुका है, कितना नहीं जाना है, इसके बारे में हम लोग जो है मूल्यांकन। जैसे मान लो कोई केजी क्लास में पढ़ता है तो उसमें ABC सीख गया है कि नहीं सीखा है, तो उसका जो है कि हम लोग हल्का सा मौखिक टेस्ट भी ले लें तो अपने बताएगा कि बाबू बोलो ABC पढ़ो, तो ABC पढ़ के सुना दिया, मतलब क्या वो ABC सीख गया। और यदि उसको लिखने के लिए बोला गया बाबू ABC लिख के दिखाओ, तो वो जो है यदि ABC जो है कि लिख के दिखा दिया, मतलब हमारा मूल्यांकन हो गया कि ये बच्चा जो है ABC सीख चुका है। किसी बच्चा को जो है कि हम लोग पूछा अरे बाबू क ख लिख के दिखाओ, तो वो जो है कि क ख लिख के दिखा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा जो है क ख सीख गया। उसको क ख सुनाने के लिए बोल दिया कि क ख सुना दो, तो क ख सुना दिया। इसका मतलब क्या है कि क ख जो है कि बच्चा जो है कि सीख गया। मतलब क्या है कि बच्चा जो है कि अब हम क ख के अलावे उसे सिखा सकते हैं। किसी बच्चे को 2 जोड़ दे दिए, वो यदि जोड़ दिया तो हमको पता चल गया कि इसको जो है कि साधारण जोड़ जो है इसको समझ में आ चुका है। यदि घटा दे दिए तो घटा में समझ आ गया कि साधारण घटा इसको आ चुका है। तो अब जो है घटा जोड़ क ख ABC से उसको ऊपर ले जाना है। इसी तरह जो है प्री नर्सरी से KG नर्सरी आगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से हम लोग मूल्यांकन करते करते डिग्री, ग्रेजुएशन, BEd, M.Ed, FEMED सब जो है कि हम लोग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मूल्यांकन सदैव उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है, अतः मूल्यांकन और उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी बालक ने किन्हीं उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, मान लीजिए हम लोग ABC लिखने के लिए दिए बच्चा को और वो H तक जाकर रुक गया, आगे नहीं लिख पा रहा, मतलब क्या है कि वो बच्चा जो है कि मूल्यांकन से ये पता चल गया कि बच्चा H तक जान रहा है। यदि हम किसी बच्चे को जो है कि ABC पढ़ने के लिए देते हैं, वो ABCDEFG तक बोला, उसके आगे जो है कि पढ़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो G तक सीख गया, लेकिन आगे उसको सीखना बाकी है, तो हम लोग उसको आगे सिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत सरलता के साथ हम लोग आगे पढ़ाने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक मूल्यांकन का ही विधि हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन सदैव उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है, अतः मूल्यांकन और उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी बालक ने किन्हीं उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, इसका ज्ञान हमें मूल्यांकन द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके अभी हम लोग का बात कर लिए कि किस प्रकार से बालक जो है कि इसका हम लोग को जो पता चलता है कि उसके उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसी के द्वारा शिक्षा जगत में बालक ने जो प्रगति की है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। उसका ज्ञान मतलब बच्चा जो है कि सही में सीख पाया है कि नहीं सीख पाया, जो हम सिखा रहे हैं वो सीख पाया कि नहीं सीख पाया है, उसका ज्ञान हम लोग जो है मूल्यांकन विधि के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। अब हम लोग देखते हैं NCERT की कंसेप्ट ऑफ एलिवेशन नामक पुस्तक से मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा हमें अंकित तीनों बातों को पता चलता है। यहाँ पर जो NCERT के जो एक किताब है उसके अनुसार हम लोग को 3 बात दिया हुआ है। उस तीनों बातों को जो है कि हम लोग पता चलता है। तो क्या पता चलता है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला बात बोलता है NCERT, हमने अपने उद्देश्यों की सीमा तक प्राप्त किए। जो हमारे लक्ष्य हैं वो लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त किए। मान लीजिए मेरा लक्ष्य है दिल्ली जाने का, तो कहाँ मध्य प्रदेश में आके लटक तो नहीं गए। ये जानना जो है कि जरूरी है कि हमारा लक्ष्य बच्चा को जो है कि बच्चा जो है कि ABCZ तक सिखाना है, तो बच्चा जो है कि कहाँ G तक लटक गया है या H तक में ही रह गया है। तो ये जो जानना है तो इसका जो मूल्यांकन विधि द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। मूल्यांकन द्वारा से प्राप्त कर सकते हैं कि बच्चा जो है H तक अभी जान रहा है, धीरे धीरे आगे भी जान जाएगा, वही बच्चा है बेचारा। इसलिए तो यहाँ पर ये एक चीज़ बताया कि हमने अपने उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है। किस सीमा तक मतलब हमारा लक्ष्य जो है किस सीमा तक प्राप्त हो चुका है। दूसरा क्या है, कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षणिक निर्देश कितने प्रभावशाली है। मतलब जो है कि जो शिक्षा निर्देश दे रहा है, शिक्षा निर्देश कौन दे रहा है, शिक्षा निर्देश एक शिक्षक देगा, तो उसका जो है कितना प्रतिभा के साथ प्रतिभाशाली तरीके से प्रभावशाली की तरफ से कैसा दे रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। अब मान लीजिए बच्चा जो है कि सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा तत्परता के साथ आगे बढ़ रहा है, वो सीख भी रहा है बहुत तीव्र गति से। और उसमें जो है कि जो एक ऐसा व्यक्ति उठा के लाया है जो सड़क में घूमने वाला कोई व्यक्ति जो कभी पढ़ा लिखा नहीं, कभी जानता ही नहीं इन बातों को, उसको उठाकर हम लोग को ले आए और बोले कि बच्चा को जो है कि पढ़ा दो, तो बच्चा जो है कि बच्चा के भविष्य को जो है कि हम लोग जो है कि वो एक सड़क में घूमता हुआ जो अच्छे विचार तो दे सकते हैं, लेकिन जो किताबी नॉलेज वो नहीं दे सकता है। तो क्या कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षणिक निर्देश कितने प्रभावशाली है, मतलब जो व्यक्ति जो है, जो शिक्षक है, कितना प्रभावपूर्ण रूप से उसे पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही आवश्यक माना जाता है कि वो शिक्षक जो है कि प्रभावपूर्ण से उसे बताए समझाएं, तब जाकर बच्चा और तीव्र गति के साथ जो है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, अपने सीमाओं को जो है कि प्राप्त करेगा। तीसरा एनसीईआरटी के किताब में जो बोला गया है उसका नाम है शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है। मतलब हम लोग मूल्यांकन के द्वारा ये पता चल सकता है कि शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति जो है वो कितनी ढंग से हुई है। इस बात को जो है कि बच्चा का यदि शिक्षक यदि मूल्यांकन करने लगे, चाहे वो मौखिक मूल्यांकन हो चाहे लिखित मूल्यांकन हो, दोनों मूल्यांकन से पता चल जाएगा कि बच्चा कितना सीखा या बच्चा कितना नहीं सीखा, उसे सीखने की आवश्यकता कितनी है और सीखा कितना है। ये दोनों बातें तभी पता चलेगा जब शिक्षक इसमें मूल्यांकन करने का काम करेगा। तो मतलब पहला पॉइंट क्या था, हमने अपने उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया, मतलब हमारा उद्देश्य जो था उस उद्देश्य को हम लोग प्राप्त किए तो उसकी सीमा क्या है, मतलब कि पूरा कंप्लीट प्राप्त कर लिए। मतलब मान लो कि हम ABC Z तक सिखाने चाह रहे थे तो बच्चा को Z तक सिखा लिए या फिर J तक ही रुक गया, इस बात को हो गया। कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षणिक निर्देश कितने प्रभावशाली, दूसरा नंबर में बोला कितने प्रभावशाली, क्या प्रभावशाली, तो क्या जो व्याख्यान दिया जा रहा है, व्याख्यान तो बच्चों को देना नहीं है, उसे समझाना है। छोटे क्लास में बच्चों को जो व्याख्यान नहीं दिया जाता है, तो भी जो है कि निर्देश जो दिया जा रहा है उसके बच्चों को जिस प्रकार से गाइडलाइंस किया जा रहा है वो कितने प्रभावशाली रूप से गाइडलाइंस किया जा रहा है ये भी देखा जाता है। और तीसरा क्या, शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है। मतलब शैक्षणिक उद्देश्य जो है वो जो उद्देश्य मान लो हमको Z तक सिखाना था तो क्या यहाँ तक, जैसे कहा हमें यहाँ तक सिखाना था, ABC में Z तक सिखाना, तो क्या मेरा जो शैक्षणिक उद्देश्य जो था वो पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया। ये भी एक जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, उपयुक्त तीनों तथ्यों में मिलकर मूल्यांकन चक्र पूरा होता है। मतलब ये तीनों चीज को देखा जाए तो उसके बाद मूल्यांकन जो है कि पूरा आता है। हम एक उद्देश्य लेकर मूल्यांकन प्रारंभ करते हैं, हम लोग एक उद्देश्य लेकर जो मूल्यांकन को प्रारंभ करते हैं, हम एक उद्देश्य लेकर जो है मतलब कोई किसी भी चीज़ को, मान लीजिए हमको जो है कॉलेज जाना है, तो हमारा क्या है एक छोटा सा जो है कि उद्देश्य है कि हमको कॉलेज जाना है। तो कॉलेज जाना है तो हमारा जो है कि मूल्यांकन शुरू है कि कितना बजे जाना है, 10 बजे जाना है या 4 बजे जाना है या 3 बजे जाना है, 2 बजे जाना है, 1 बजे जाना है, जितने बजे जाना है हम लोग मूल्यांकन करने के। अब क्या हम लोग जो उद्देश्य है कि कॉलेज जाना है, तो अब जो हम मूल्यांकन करेंगे कि भाई क्यों, मतलब जाना है, जल्दी जाना है, लेट जाना है, किस साधन से जाना है, इन सारे बातों को जो कि हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि मूल्यांकन क्या करेंगे, हमको गाड़ी से जाना है, हमको साइकिल से जाना है, या हमको बस से जाना है, या हमको टेम्पो से जाना है, ये जो मूल्यांकन होगा, या फिर हमको पैदल ही जाना है। इन बातों को जो है कि मूल्यांकन करेगा कि हमको अभी जो है कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना हमारा लक्ष्य है, कॉलेज जाना जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, टारगेट है, कॉलेज जाना मेरा लक्ष्य, उद्देश्य, टारगेट जो समझना समझिए उसको जो है लक्ष्य है। लेकिन उसका मूल्यांकन हम लोग क्या करेंगे, उसका हमारा लक्ष्य क्या हो गया, कॉलेज जाना मेरा लक्ष्य हो गया, और कॉलेज जाना यदि मेरा लक्ष्य हो गया तो ये लक्ष्य हो गया तो हमको कॉलेज जाना है। अब मूल्यांकन क्या करेंगे, कॉलेज किस प्रकार से जाएंगे, मूल्यांकन करेंगे हमको साइकिल से जाना है या पैदल जाना है, दौड़ के जाना है, घूम के जाना है, साथी के साथ जाना है, दोस्त के साथ जाना है, मित्र के साथ जाना है, परिवार के साथ जाना है, पापा के साथ जाना है, मम्मी के साथ जाना है, बस के साथ जाना है, टेम्पो के साथ जाना है, किसके साथ जाना है। ये जो है कि हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि कॉलेज जाना तो एक लक्ष्य हो गया, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हम लोग मूल्यांकन क्या कर रहे हैं, किस साधन से जाते हो, एक प्रकार से मूल्यांकन हो गया। इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कुछ शिक्षा देते हैं, है ना, इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ शिक्षा देते हैं जो व्यक्ति को शैक्षणिक या अधिगम अनुभव प्रदान करती है। मतलब जो शिक्षा दिया जाता है उससे हम लोग शिक्षण जो है विधियाँ जो है कि सीखते हैं, हम लोग जो है कि बहुत सारी बातों को जो है सीखते हैं। इस अधिगम अनुभव के आधार पर वह अपने व्यवहार के कुछ परिवर्तन या परिवर्धन लाता है। मतलब क्या है कि शिक्षा जब बालक को प्राप्त होगा तो उसको जो है कि लगेगा नहीं, ये बात तो हमारे शिक्षक जो है कि शिक्षक शिक्षिका के द्वारा बहुत ही अच्छी बातों को कहा गया, इस प्रकार से कहेंगे तो समाज में मेरा जो है कि बहुत ही ज़्यादा नाम होगा, समाज में बहुत ज़्यादा मेरा स्थान मिलेगा और मेरे बातों का प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण से बालक जो है कि अपने व्यवहार जो है उस व्यवहार में परिवर्तन भी लाने का कार्य करता है।
इस प्रकार मूल्यांकन की क्रिया में उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और व्यवहार परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि इस मूल्यांकन की क्रिया में, देखिए क्रिया में, मूल्यांकन की क्रिया में क्या क्या जुड़ गया है। मूल्यांकन की क्रिया में उद्देश्य, उद्देश्य मतलब हमारा लक्ष्य, टारगेट, जिसको हम लोग कहते हैं लक्ष्य कहते हैं, टारगेट कहते हैं, तो वो जो है कि जुड़ गया है, किसमें जुड़ गया है, मूल्यांकन के साथ जुड़ गया है। उसके बाद जो है कि दूसरा क्या जुड़ गया, अधिगम, अधिगम मतलब शिक्षा, अधिगम मतलब शिक्षण, शिक्षण मतलब शिक्षा, मतलब क्या है कि हम लोग मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन करते हैं तो उसमें अच्छी मूल्यांकन करते हैं, मतलब हमको एक शिक्षा भी प्राप्त हो रही है। यदि हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं कि हम लोग अभी जो है कि सीख रहे हैं, तो इससे हम लोग जो शिक्षा भी मिल रहा है। तो मूल्यांकन करने की विधिया के कारण से भी जो हम लोग को जो है कि वहाँ पर जो है कि शिक्षा मिलती है। उसके बाद जब हम लोग मूल्यांकन किए, मतलब कि हम लोग उद्देश्य है, शिक्षा है, तो हम लोग क्या, अनुभव भी है। अनुभव है मतलब कि हम लोग जा रहे थे, जैसे अभी लक्ष्य बताए थे कि हमारा लक्ष्य कॉलेज जाना हमारा लक्ष्य है, उसमें जो साधन के रूप में हम लोग बाइक, गाड़ी, घोड़ा, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कोई भी गाड़ी, या फिर जो पापा मम्मी किसी के साथ, टेम्पो, बस किसी के साथ जो है कि हम लोग जा रहे हैं, तो हमारा वहाँ पर हम लोग मूल्यांकन किए। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जब हम लोग गए तो उसमें अनुभव भी करेंगे कि हम जो है कि पापा के साथ जा रहे हैं, तो क्या अनुभव, हमारा जो है बस के साथ जा रहे हैं, या फिर दोस्त के साथ जा रहे हैं, मित्र के साथ जा रहे हैं, ये सारे चीज़ एक अनुभव हुआ। और उसके बाद जो व्यवहार में परिवर्तन, उसके बाद क्या, हमारे व्यवहार में जो है परिवर्तन भी आता है एक दूसरे से, ये सारे जो है कि मूल्यांकन के साथ जुड़े हुए हैं। अतः इन तीनों में से किसी एक को भी उपेक्षित या विगलित नहीं किया, मतलब तीनों को जो है ना, यदि आप यहाँ पर अधिगम, अनुभव, उद्देश्य, व्यवहार, इसमें जो है कि आप जो है इसको, जो तीनों में से किसी एक को भी जो है कि बाहर नहीं कर सकते। उपेक्षित मतलब क्या है, इसको अपने से माने बाहर नहीं कर सकते। उपेक्षित या विलगित कर मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। मतलब जो है कि यदि हम लोग इसको बाहर कर दें तो मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है पूर्ण नहीं हो सकती। आज शिक्षा का ह्रास कदाचित शिक्षा के उद्देश्य विहीन होने के कारण है। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि शिक्षा का जो आज ह्रास हो रहा है ना, कि शिक्षा जो है कि मतलब कि उसकी जो खत्म हो रही है, या फिर शिक्षा हम लोग को सही रूप से नहीं मिल रहा है, तो उसका जो उद्देश्य विहीन, मतलब हमारा जो है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं है। यहाँ पर बता रहा है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो हर एक चीज़ का हम लोग छोटा छोटा उद्देश्य लेकर रहे। कोई किसी को जो है शिक्षा ले रहा है, 12th में है तो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बायोलॉजी लेकर पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है तो उस जो है कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। इसलिए हम लोग जो है कि बीएड कर रहे हैं, तो हम लोग में भी कुछ लक्ष्य होगा। ऐसा नहीं कि सारे लोग को टीचर बनने का लक्ष्य होगा, बहुत सारे लोग जो है कि पढ़ाई डिग्री लेने के लिए भी लक्ष्य होगा कि हमको जो है बीएड करना है, हमको सीखना है। और बहुत लोगों का कि नहीं, हमको जो है कि सरकारी टीचर बनना है, हमको जो है कोई बहुत प्राइवेट टीचर बनना है, किसी का लक्ष्य होगा कि हमको कहीं भी नौकरी करना है कि नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य विहीन होने के कारण, उद्देश्य विहीन होने के कारण है आवश्यकता, शिक्षा, शिक्षण। देखिए आवश्यकता, शिक्षा, शिक्षण और परिश्रम। देखिए आवश्यकता, हमारी आवश्यकता क्या है उसको देखना पड़ता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। उसके अनुसार यदि शिक्षा दिया जाए, शिक्षण किया जाए और परिश्रम किया जाए, तो उसका जो है उद्देश्योन्मुखी बनाने की, मतलब कि उद्देश्योन्मुखी मतलब शिक्षा का जो है हमारा जो है लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना, उसके अनुसार से हमको शिक्षा दिया और उसके साथ हम लोग का परीक्षण दिया, तो हम लोग उद्योमुखी मतलब क्या, अपने लक्ष्य को जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। नवीन प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक उद्देश्य होना चाहिए। मतलब क्या है कि नवीन मतलब अब नए जो पाठ्यक्रम आ रहे हैं ना, उसमें एक उद्देश्य भी जो है होना अनिवार्य करना चाहिए, मतलब होना चाहिए। नवीन प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्यों का चयन अति सावधानी से किया जाना चाहिए, और जो उद्देश्य जो है उसका जो है कि अति सावधानी मतलब अति महत्वपूर्ण के साथ, मतलब अच्छे दृष्टिकोण के साथ उसका जो है सावधानी से जो है लक्ष्य को जो है चुनना चाहिए। उद्देश्यों के चयन और निर्धारित के पश्चात अधिगम, अनुभव प्रदान करने तथा अन्य क्रियाओं का चयन किया जाना चाहिए। आज प्रत्येक शैक्षणिक गतिविधि तथा हर प्रकार का शिक्षण परीक्षा केंद्रित है। मतलब जितने भी जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे इधर जो है कि इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरेट हो, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है कि शिक्षण परीक्षा मतलब परीक्षा केंद्रित है। परीक्षा केंद्रित मतलब हर एक चीज़ का परीक्षा होता है, परीक्षा में पास हो गया, हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छा है, अच्छा परसेंटेज लाया, अरे बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की है, बस खत्म। उसके बाद जो है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कुछ पता नहीं। शिक्षा के उद्देश्य केंद्रित बनाने का आज अति आवश्यक है। इसे जो है शिक्षा को जो है उद्देश्य केंद्रित मतलब क्या उद्देश्य होना चाहिए, वो भी जो है कि जो है निश्चित करना बहुत ही आवश्यक है।
अब हम लोग जो है मूल्यांकन के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। मूल्यांकन के सिद्धांत के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप से वर्णित किया जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रियाओं को हम लोग जो है निम्नलिखित रूप से वर्णित किया कर सकते हैं। मतलब क्या है, मूल्यांकन जो प्रक्रिया है उसको निम्नलिखित मतलब क्या है, ये जो अभी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके हम लोग जो है कि उसको जो है मतलब कि वर्णित कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर हम लोग विचार कर सकते हैं, विचार विवेक कर सकते हैं, हम लोग तो विचार कर ही सकते हैं। तो 1 नंबर में देखते हैं कि हम लोग का जो है मूल्यांकन सिद्धांतों के बारे में पहला 1 नंबर देखते हैं क्या है। किसी भी कार्य के लिए उपकरणों का चुनाव, मतलब किसी भी कार्य के लिए उपकरणों का चुनाव इस तथ्य पर निर्भर करता है। हम लोग जो किसी भी कार्य करेंगे तो उसमें जो उपकरण होगा, मतलब मान लो कि हमको जो किसी व्यक्ति को पीटना है तो किस चीज़ से पीटना है उसका हम लोग चुनाव करेंगे, हाथ से पीटना है या लाठी से पीटना है कि नहीं। या तो फिर हमको जो है किसी जगह से हमको भागना है तो कैसे भागना है, गाड़ी लेके भागना है या फिर पैदल भागना है या खुद भागना है या दूसरे को भगाना है, इस प्रकार का हो सकता है। या फिर जो है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग मूल्यांकन करना है, किसी चुनाव करना है कि मतलब कि कोई भी कार्य करना है, जैसे हम लोग को घर बनाना है तो घर किससे बना, पत्थर से बनाना है या ईंट से बनाना है, ये भी जो है कि या ये फिर जो है मिट्टी से बनाना है। या फिर जो है कि हम लोग जो है कि इग्लू जैसे देखते हैं बर्फ़ वाला घर वो वाला बनाना है, तो हम लोग जो है उसमें भी जो है कि उपकरण लेते हैं। अब यदि हमको घर बनाना है, ईंट से बनाना है, तो ईंट से का उपकरण क्या हो जाएगा, ये जो ईंट वाला घर बनाना है तो ईंट उपकरण हो गया। उसमें जो है कि मिट्टी वाला घर बनाना है तो मिट्टी हो गया। यदि हम लोग जो है कि बर्फ़ वाला घर बनाएंगे, इग्लू जैसा घर बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को बर्फ़ चाहिए। ये सारे चीज़ें जो है कि हम लोग को जो है कहाँ से चाहिए, ये जो है कि हम लोग को जो है उपकरण, मतलब किसी तथ्य के लिए जो हम लोग निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है, तो कोई उपकरण निर्भर करता है कि नहीं। यदि हम लोग किसी कॉपी में कुछ लिखना है तो किससे लिखना है, कलम से लिखना है कि नहीं। तो ये भी जो है कि एक प्रकार से उपकरण है ना। लिखने के लिए हम लोग क्या चाहिए, कलम चाहिए। तो ये भी जो है कि हम लोग क्या है, उपकरण है। किसी भी कार्य के लिए उपकरणों का चुनाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उस कार्य का उद्देश्य क्या है। मतलब क्या है, उस कार्य का उद्देश्य क्या है। देखिए मान लीजिए हम लोग कॉपी में लिखना चाहते हैं तो उद्देश्य क्या है कि लिखना चाहते हैं। तो लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए क्या चाहिए, लिखने के लिए कलम चाहिए। वो लाल कलम हो, चाहे पीला कलम हो, चाहे नीला हो, चाहे उजला कलम हो, लेकिन कलम चाहिए है कि नहीं। तो कलम से लिखेंगे। तो मेरा लक्ष्य यदि लिखना है तो उसके लिए मेरा उपकरण क्या हो जाएगा, उपकरण हो जाएगा लिखने के लिए कलम हो जाएगा, है कि नहीं। उस कार्य का उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार मूल्यांकन के लिए उपकरणों का चयन उस समय तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका उद्देश्य स्पष्ट ना हो। मतलब जब तक मेरा उद्देश्य स्पष्ट नहीं कि हमको करना क्या है, जब हमको मालूम ही नहीं कि हमको करना क्या है, कि हमारी इच्छाएं क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, तब तक हमारा जो है कि उपकरण निश्चित नहीं हो सकता। मान लो कि हमको पता ही नहीं कि हमको लिखना है, तो लिखना नहीं, हमको जानना है, मतलब को ये दिमाग में है ये नहीं कि हमको लिखना है। जब हम ये जान ही नहीं रहे कि हमको लिखना है कि नहीं लिखना है, तो हमको कलम की आवश्यकता पड़ेगा, कलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और यदि हमको लग रहा है कि नहीं हमको लिखना है और लिखना है तो मेरा उद्देश्य निश्चित है कि हमको लिखना है, तो लिखना है तो या तो कलम से लिखना है, पेंसिल से लिखना है, जिससे लिखना है। लेकिन जो है कि हमारा उद्देश्य सुनिश्चित है कि हमको लिखना है। लेकिन जिसका उद्देश्य निश्चित ना हो, तो जब तक उद्देश्य निश्चित ना होगा तब तक कैसे पता चलेगा भाई काची लिखना है नहीं लिखना है कि नहीं। और फिर क्या करना है, या लिखना नहीं है, बहुतों को जो है दौड़ना है, तो दौड़ना है तो उसका दूसरा उपकरण होगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। उपकरणों का उपयुक्त चयन मूल्यांकन के उपकरणों का उपयुक्त चयन मूल्यांकन के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो हमारा उद्देश्य है उसके अनुकूल होना चाहिए। यदि उपयुक्त उपकरण उपलब्ध ना हो तो उसका निर्माण किया जाना चाहिए। और मान लीजिए कि यदि हम चाह रहे थे कि अभी हमको कॉपी में लिखना है और मेरे पास वो पेनवे नहीं है, कलमें नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो दुकान से कलम खरीद के लाएंगे और लिखेंगे, है ना। तो उसी प्रकार यदि मेरा लक्ष्य है कि हमको ये काम करना है और यदि वो काम करने के लिए मेरा साधन नहीं है, तो साधन का जो है कि बनाएंगे, उसका उपयुक्त तरीके से हम लोग साधन का निर्माण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 हम लोग देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में लिखा गया मूल्यांकन के लिए उपकरणों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो। मतलब क्या है कि हम लोग जो है कि ये बात को, किसी चीज़ को जब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग ये चीज़ का ध्यान रखना आवश्यक है कि इससे जो है कि हमारी पूर्ति हो। क्या चीज़ पूर्ति हो, हमारे उद्देश्य, मतलब हमारा लक्ष्य का पूर्ति हो। जैसे अभी हम बताएं कॉपी में लिखना है, तो लिखना है तो उसमें हम लोग ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो है कि वो पूर्ति करे, मतलब कौन पूर्ति कर सकता है, या तो पेंसिल पूर्ति कर सकता है या तो पेन कर सकता है लिखने का। यही चीज़ को लिखा है। मूल्यांकन के लिए उपकरणों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए। मतलब क्या है कि ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जो है कि जो मूल्यांकन किया है कि किस चीज़ से
से लिखना है तो पेन से लिखना है, तो हमारे उद्देश्य और निश्चित है कि उससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो। और जब हमको कलम मिल जाएगा, कलम से लिखने लगेंगे तो मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है कि मूल्यांकन के लिए उपकरणों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखने चाहिए कि उससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो। मतलब हम लोग जब मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये भी हमारा लक्ष्य पूरा कर सके, ऐसी वस्तुओं को हम लोग को जो है कि चयन करना चाहिए, ये ऐसे कार्यों को हम लोग को करना चाहिए। अब हम लोग दूसरा लाइन में जाते हैं। मूल्यांकन के लिए अनेक उपकरण उपलब्ध हो सकते हैं। मूल्यांकन करने के लिए जो हम लोग के पास अनेक बहुत सारे उपकरण हो सकते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि किसका मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी समाज का मूल्यांकन कर रहे हैं या किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं या किसी वस्तु का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसके अनुसार से हम लोग का उपकरण हमारे पास जो है कि उपस्थित हो सकते हैं। पर उन सबका अपना एक विलग उपदेश होता है। मतलब हर एक चीज़ का जो है कि अभी हम बता रहे थे, जैसे समाज का मूल्यांकन करेंगे तो समाज जैसा का उसके लिए अलग मूल्यांकन करना पड़ेगा। एक व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे तो एक व्यक्ति का मूल्यांकन अलग तरीका से होगा। एक वस्तु का मूल्यांकन करना चाहेंगे तो एक वस्तु का मूल्यांकन जो है कि अलग तरीका से होगा। वे अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति उनके उतने सहायक नहीं होते। अतः मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप ही करना चाहिए। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा जो मूल्यांकन जो है उसका उपकरण जो है कि अपने उद्देश्य जो निश्चित किए उसके अनुसार ही हम लोग को करना उपयुक्त रहेगा। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया, किसी व्यक्ति या समूह के पूर्ण मूल्यांकन के लिए विविध विधाओं और उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब क्या है कि हम लोग जो है क्रमबद्ध तरीके से उसका जो है कि कार्य करना चाहिए। किसी व्यक्ति या समूह को पूर्ण मूल्यांकन के लिए विविध विधाओं का मतलब क्या है कि हम लोग को कोई कार्य कर रहे हैं, तो मान लीजिए घर बना रहे हैं, तो घर बना रहे हैं तो डायरेक्ट तो छत तो ढाल नहीं सकते हैं। हम लोग कहेंगे ना पहले छतवा ढालेंगे उसके बाद देवलवा उठाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा सबसे पहले हम लोग को जो क्या है, हम लोग को जो जमीन का बुनियादी करना होगा, पिलर विलर देना पड़ेगा, फिर जो है कि जाकर हम लोग जो छत डाल सकते हैं। अब बोलेंगे ना पिलर देना है, ना हमको दीवार उठाना है, ना हमको जो है बुनियादी देना है, डायरेक्ट छत पे ढाल देना है, तो डायरेक्ट तो छतवा नहीं ढलाएगा, छत जो है कि डायरेक्ट नहीं ढलेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि हम लोग को जो मूल्यांकन जो है कि विधित प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से जो है कि करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी एक उपकरण द्वारा पूर्ण मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया जा सकता और किसी एक विधि के द्वारा हम लोग को पूर्ण मूल्यांकन को प्राप्त कर नहीं सकते। तो अलग अलग विधि के द्वारा हम लोग जो है कि उसको जो पूर्ण मूल्यांकन की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद भी पूर्ण मूल्यांकन हो नहीं सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का पूर्ण मूल्यांकन करना संभव समझा नहीं जाता है। कहीं कहीं जो वस्तु में हो सकता है लेकिन व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन कभी किया नहीं जा सकता, ऐसा मेरा अपना मानना है। अब जो है कि हम लोग जो है कि पॉइंट नंबर 4 में जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कहता है उपकरणों की उपयोगिता का मूल्यांकनकर्ता को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो मतलब उपकरणों का जो प्रयोग कर रहा है, कौन कर रहा है, कोई व्यक्ति करेगा, तो उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि उपकरण का प्रयोग किस प्रकार होता है। पता चला कि उस उपकरणों का प्रयोग कर नहीं जा रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो कहीं उसका जो है कि नुकसान भी जो है कि सहना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, उपकरण को जो प्रयोग कर रहा है, मतलब जो व्यक्ति कर रहा है, उसका जो पूर्ण जानकारी होना जो है कि बहुत ही जरूरी है। उसकी उपयोगिता मतलब उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, व्यक्ति को जानना जो है अति आवश्यक है। इसके अच्छे या उत्तम होने के लिए किस विशेषताओं में इसे वांछित है या आवश्यक देख लेना चाहिए। मतलब इससे क्या लाभ है और बहुत ज़्यादा लाभ है, हानि है, वो सारे बातों को जो उपकरणों की विधियों को जो है कि जानना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो है कि जो मूल्यांकन करता है उसे ये देखना जो है कि बहुत ही आवश्यक समझा जाता है, आवश्यक माना जाता है। ये चीज़ होना बहुत ही जरूरी है और इस चीज़ को करना जो है कि बहुत आवश्यक है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा है, मूल्यांकन को अपने आप में अंत ना समझे। मतलब किसी व्यक्ति का यदि हम मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करने के बाद इस बात को देंगे कि यही इसकी अंत है, इसके बाद इसका जो है कि मूल्यांकन नहीं, जो ये है ये सच है, तो ये चीज़ नहीं है। व्यक्ति में परिवर्तन भी होता है, इसलिए जो है कि मूल्यांकन और जो है कि विधि जो अलग अलग विधियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो मूल्यांकन करने के बाद भी जो संपूर्ण जो है कि व्याख्या होना, संपूर्ण बातों को निकालना, ये जो है कि कहीं ना कहीं से देखा जाए तो उचित नहीं माना जाता। मतलब क्या, मूल्यांकन को अंत ना समझे, मतलब फिर मूल्यांकन करेंगे तो फिर जो है कुछ ना कुछ और निकल जाएगा। एक बार मूल्यांकन किया कुछ निकलेगा, को फिर मूल्यांकन करेंगे तो कुछ निकल जाएगा। इसलिए मूल्यांकन को जो है अंत समझने की भूल ना करें। मतलब क्या है कि मूल्यांकन कर लिया, अरे मूल्यांकन हो गया, ये सही है ना, तो ऐसा मूल्यांकन करने के बारे में सोचे ना। मूल्यांकन जो है कि अंत नहीं होता है कि नहीं। मूल्यांकन कुछ जांचने के लिए, पहचानने के लिए होता है, लेकिन आप उस मूल्यांकन को कहेंगे कि नहीं ये अंत है, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, तो ये बहुत गलत बात है भैया। अब आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन को अपने आप में अंत ना समझे, उसे अन्य उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम समझना चाहिए। मतलब कि हमें जो है अंत ना समझकर उसे जो है कि जो हमारे जो बहुत ही जो प्रगतिशील लक्ष्य है, बहुत अच्छे लक्ष्य है, उसे जो प्राप्त करने का एक माध्यम समझना चाहिए। मतलब एक माध्यम, मूल्यांकन को एक माध्यम, किस चीज़ का माध्यम, लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम समझना चाहिए, ना कि उसे अंत समझना चाहिए।
ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 में। मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन को नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जब हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं तो उस समय जो नैतिक मूल्य का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। नैतिक मूल्य का जो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है और बहुत आवश्यक है। मूल्यांकन प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया देखते हैं, है ना, क्या प्रक्रिया है मूल्यांकन करने का। जैसा कि पहले उल्लेखित किया जा चुका, मतलब क्या उल्लेखित किया जा चुका, मतलब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? अभी जो ऊपर पढ़े थे वो चीज़। जैसा कि पहले उल्लेखित किया जा चुका है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण सन्निहित है। मतलब एनसीईआरटी वाला जो किताबा वाला बारे बात किए थे 3 पॉइंट के बारे में, यहाँ पर उसके बारे में बात हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद जो हम लोग अनुभव, उद्देश्य, इस सब के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले जैसा कि पहले उल्लेखित किया जा चुका है कि मूल्यांकन प्रक्रिया 3 मुख्य चरण सन्निहित है। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। कुछ लोग व्यवहार परिवर्तन को ही मूल्यांकन का तृतीय चरण मानते हैं। और जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग जो, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि ये भी जो मूल्यांकन का ही जो है कि मतलब तीसरा क्रम है, मतलब कि तृतीय क्रम माना जाता है। ये तीनों चरण एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करता है। ये जो चरण जो है, मतलब ये जो है आपस में जो है कि बड़ी ज़्यादा निर्भर करता है जी भैया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण, मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण क्या जो है कि हम लोग एक अलग अलग करके देखेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखते हैं उपयुक्त बिंदु मूल्यांकन के अलग अलग चरणों में अंकित करते हैं। मतलब उपयुक्त बिंदु जो है, तो अभी जो बिंदु जो है, मतलब 1 नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे, फिर 2 नंबर का पढ़ेंगे, फिर 3 नंबर का पढ़ेंगे, तो जो है कि बिंदु माना जाएगा। तो अभी फिलहाल जो 1 नंबर का पॉइंट देखते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण एक परिभिषणकरण। तो यहाँ पर देखते हैं बालक की सामाजिक स्थिति, विषय वस्तु की प्रकृति तथा शैक्षणिक स्तर का ध्यान में रखकर उद्देश्य की निर्धारित करना चाहिए। मतलब हम लोग को जो है समाज को, सामाजिक स्थितियाँ को देखना चाहिए, बालक का वातावरण देखना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पहले ही इस बात को बात कर चुके हैं। जब बालक का हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो बालक के समय में उसका वातावरण का ध्यान रखना चाहिए, किस वातावरण से रहता है, किस प्रकार की उसकी रहन सहन है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे तो उसके वातावरण के बारे में पता चलता है। उसके घर परिवार, सब सारे चीज़ को, बातों को ध्यान रखते हुए और शैक्षणिक स्तर पर ध्यान रखते हुए, मतलब कि शिक्षा का स्तर पर ध्यान रखते हुए उसका मूल्यांकन करना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन के रूप में उद्देश्य को सफल रूप से तभी निर्धारित किया जा सकता है जब उपयुक्त तथ्यों को भली प्रकार समझ लिया जाए। मूल्यांकनकर्ता को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि व्यवहार परिवर्तन किस रूप से और किस सीमा तक लाना है। मतलब जो मूल्यांकन कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि मूल्यांकन करने का मेरा लक्ष्य क्या है। उसमें जो है इस चीज़ को जानना जरूरी है कि मैं जो मूल्यांकन किसी का कर रहा हूँ, किसी बालक का कर रहा हूँ, तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसके बारे में जो है मूल्यांकनकर्ता, मतलब वो व्यक्ति को जो है कि जानना जरूरी है। इससे यह जानने में सरलता होगी कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया है या नहीं। मतलब ये, इससे यदि आप उस बालक को बड़ी बढ़िया तरह से जान रहे हैं कि आप जो है कि मेरा इसका मूल्यांकन कर रहे थे, उस समय ये कैसा था और मेरा लक्ष्य क्या है, मूल्यांकन करने के बाद इसमें जो क्या परिवर्तन होना चाहिए, ये दोनों चीज़ आप यदि आपके पास है, मतलब आपका उद्देश्य और लक्ष्य दोनों है। मतलब आपका उद्देश्य ये है कि जानना है कि ये बालक में क्या कमी है, क्या कमी तो ऐसे बालक में होता नहीं है, तो बालक में क्या चीज़ है, क्या मूल्यांकन कर रहे हैं उस चीज़ को देख रहे हैं कि मैं कितना विकसित किया जा सकता है। ये दोनों बात को यदि आप देख रहे हैं तो उससे अच्छा मूल्यांकन माना जाएगा। इससे यह जानने में सरलता होगी कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया या नहीं। मतलब उसमें जो है कि जितना हम मूल्यांकन करके देखे थे और जितना हम करके लाना चाहते थे, दोनों में परिवर्तन आया या नहीं, इस बात को आप समझ सकते हैं। उद्देश्यों के भली प्रकार पहचान लेने और निर्धारित कर लेने पर ही मूल्यांकन की ओर अग्रसर होना चाहिए। उद्देश्यों के परिभाषित करने में विषय वस्तु और व्यवहार परिवर्तन दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण माना आवश्यक है। मतलब ये जो है कि दोनों जो है कि आवश्यक माना जाता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आएंगे और अभी हम लोग पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है अधिगम अनुभव की योजना बनाना। अधिगम मतलब शिक्षण योजना बनाना है ना, क्या योजना अनुभव के अनुसार से बनाना। अब देखते हैं यहाँ पर, एक बार उद्देश्यों को पहचान लेने और उनका निर्धारण कर लेने। मतलब एक बार यदि आप किसी बालक का मूल्यांकन कर लिए तो उसके बारे में अच्छी बातें, बुरी बातें, जो भी बातें हैं सारी चीज़ आप जान लिए कि उसमें अच्छाइयाँ और कितनी अच्छाइयाँ हैं और ये कितना तीव्र गति से विकसित हो सकता है, ये कितनी तीव्र गति से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इन बातों को आप समझ गए तो उसके अनुसार
अनुसार से आप उसका जो है विकास करने के लिए काम करेंगे, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसे समझने का काम करेंगे, उसे समझाने का काम करेंगे, उसे उस वातावरण को जो है उस माहौल बनाने का काम करेंगे। ये सारा काम तभी कर सकते हैं जब आप एक प्रकार का मूल्यांकन कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एक बार उद्देश्यों के पहचान लेने मतलब एक बार आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया कि भाई लक्ष्य मेरा ये है, इसको यहाँ तक पहुँचाना है, तो ये प्राप्त करने के बाद आप क्या करिएगा, उसमें निर्धारण कर पश्चात अधिगम अनुभव की ओर ध्यान देना चाहिए। मतलब अब क्या है कि उसको शिक्षा पर जो ध्यान देना चाहिए, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने में जो है ध्यान देना चाहिए। अधिगम अनुभव के तौर पर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना है जिसमें बालक वांछित क्रिया करके अर्थात उद्देश्यों के अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। मतलब क्या है कि आप जब मूल्यांकन करेंगे तो आप उनके बारे में जो है कि अच्छी बातों को समझ चुके हैं कि इनमें क्या चाहिए और कितनी तीव्र गति से सीख सकता है, उसके अनुसार से आपको उसको पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाने के जो है कि काम करना चाहिए। गधे की तरह बोझ नहीं बनाना चाहिए किसी को जो है कि यदि उसको मूल्यांकन कर लिया, पता चला ये तो दम कुछ नहीं जानता है और जो ले ज़बरदस्ती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती करने से कोई बालक सीखता नहीं। उसके जो है कि वातावरण, उसके परिवार, उसके जो है कि चाहता, उसके रहन सहन को देखने के बाद, उनकी जो अच्छाई बुराइयाँ देखने के बाद वहाँ पर जो आप उसमें जो है व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। अन्यथा जो है कि आप ज़बरदस्ती करिएगा तो बालक जो है कि सीखने की जगह आपको छोड़ के भाग जाएगा। मतलब आपके पास वो पढ़ना उचित नहीं समझेगा, उसको जो लगेगा कि हमको बहुत ज़्यादा मतलब कि फोर्स हो रहा है, इसलिए जो है कि इस तरह का अनुभव बालक को होने ना दे। उसे जो है कि आप जो है कि सरलतापूर्वक उसके बातों को समझें, उसका मूल्यांकन करें, उसको देखें कि किस तीव्र गति से वो सीख सकें। अब आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक अनुभवों की योजना तैयार करनी चाहिए। मतलब यदि आप किसी उद्देश्य को आए तो उद्देश्य जैसे मान लो कोई जो एसपी बनना चाहता है तो एसपी बनना चाहता है, उसके अनुसार वो सिलेबस लेता है ना भाई कि हमको एसपी बनना है तो किस तरह बन सकते हैं। उसी प्रकार आपको एक बालक पढ़ाना है, बालक को जो है कि आपको तीव्र करना है, उसको तेज करना है और बहुत तेज करना है, तो उसमें आप भी जो है कि अनुभव आपके पास है, आपको होना चाहिए ना कि किस प्रकार से करना चाहिए। तो यहाँ पर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक अनुभव का योजना, मतलब योजना बनाकर तैयार करो। तैयार करने के बाद क्या योजना निर्माण से और योजना निर्माण के बालक की आयु, लिंग, परिवेश, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि प्रांशिक चरों का ध्यान आवश्यक रहना चाहिए। मतलब जब आप बालक को देखिएगा कि हमको योजना बना रहे हैं तो योजना बनाने के समय ये नहीं देखना है ना कि मतलब कि अपना खाली मन का काम जो है कि पूरा करना है, ऐसा नहीं है कि हमारा जो है मन है कि ये कार्य इसको करा देना है, तो ऐसा नहीं है। उस जब भी आप योजना बनाएं तो कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और विशेष ध्यान क्या देना चाहिए, आयु, मतलब उसका एज कितना हो रहा है, इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। बालक का उम्र कितना हो रहा है, इस बात को आपको ध्यान देने की आवश्यक है। उसके बाद लिंग, मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये चीज़ आपको देखना बहुत ही आवश्यक है, ये समझना बहुत आवश्यक है। उसके अनुसार से योजना बनाना चाहिए। परिवेश, वो किस परिवेश में रहता है, किस वातावरण में रहता है, इस बात को जो है कि समझना और जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। उसके अनुसार से जो आप योजना बनाएं। उसके बाद सामाजिक पृष्ठभूमि, मतलब उसका सामाजिक, मतलब समाज में रहने वाले लोग कैसे हैं, उसके साथ वार्तालाप करने वाले मित्र कैसे हैं, उसके साथ खेलने वाले जो लोग कैसे हैं, ये सारे बातों को भी जानना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक माना जाता है। आदि प्रांशिक चरों का ध्यान आवश्यक रखना चाहिए। ये सारे चरों को जो है कि हम लोग इन बातों को यदि आयु, लिंग, परिवेश, सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में ध्यान देख रखें और उसके अनुसार योजना बनाएंगे तो हम लोग बालक के लिए एक अच्छा योजना बनाएंगे और ये जो है कि बालक के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने और बालक को जो तीव्र गति के साथ शिक्षा ग्रहण करने की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इन्हीं के आधार पर शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, साधन व माध्यम की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज जो है कि जो शिक्षा है वो बालक के इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए ही किया गया है। मतलब आज के समय में जितने भी चीज़ है, शिक्षण सामग्री जैसे छोटे छोटे बच्चों के पास आप देखते होंगे, केजी, नर्सरी, प्री नर्सरी जैसे बच्चों को देखते होंगे 1 2 के, तो खेलने के लिए सरकार जो है कि खिलौना भी जो है कि देती है। तो वो किसको देती है, बड़े बड़े बच्चों को तो नहीं दे रही है, छोटे छोटे बच्चों को दे रही है, और बड़े बड़े बच्चों को दे रही है तो अलग अलग चीज़ें दे रही हैं। तो हर एक स्तर के जो है लोगों को जो देने का जो कार्य किया जा रहा है, तो इन बातों को भी देखा जाए तो सरकार भी जो है कि उस प्रकार से काम किया जा रहा है। शिक्षण सामग्री किस प्रकार से, अब जब आप छोटा बच्चा को देखते हैं जो 1 2 पढ़ता है, उसके लिए शिक्षा के लिए जो है कि उसका पाठ्यक्रम कुछ और होता है। बड़े बच्चों को देखा जाता है उसका पाठ्यक्रम कुछ और होता है। मतलब क्या है कि आयु का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आयु का ध्यान रखने से जो है कि हम लोग को क्या किस स्तर का शिक्षा देना, किस स्तर का नहीं देना है, ये हम लोग को पता चलता है। इसके बाद शिक्षण सामग्री, मतलब शिक्षण सामग्री तो हम लोग या शिक्षण विधि, अब कौन सा विधि होना चाहिए। बालक को आप जो है कि व्याख्यान विधि के द्वारा आप पढ़ाना शुरू कर दिया, पूरा व्याख्या दे रहे हैं तो बालक को समझ में नहीं आएगा, इसलिए बच्चे को जो है आराम से समझाने का काम करना चाहिए। इसके बाद क्या है, साधन व माध्यम, हमारा साधन किस प्रकार का है और माध्यम किस प्रकार है, उसमें भी जो है हम लोग जो है कि विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 में जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है,
पॉइंट नंबर 3 में लिखा है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से साक्ष्यों प्रदान करना। मतलब क्या, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से हम लोग साक्ष्यों का प्रदान करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखते हैं, उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव की योजना तैयार हो जाने पर मूल्यांकनकर्ता को उपयुक्त उपकरण के चयन अथवा विकास की ओर परिवर्तन करना चाहिए। इन उपकरणों का प्रयोग पर साक्ष्यों एकत्रित करना चाहिए। मतलब क्या है कि यदि हम लोग का अनुभव का मूल्यांकन किया तो हम लोग का अनुभव प्राप्त हो गया कि बालक किस प्रकार का है, और उसके बाद साक्ष्य एकत्रित करना चाहिए। इन साक्ष्यों के आधार पर ही व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना चाहिए। उसके बाद जो है कि व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। अब पॉइंट नंबर 4 में लिखा है व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र। बालक के जीवन में आने वाले व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन के फलस्वरूप ही होते हैं। मतलब क्या है कि यदि हम लोग बालक पर मूल्यांकन कर रहे हैं और उसके आधार से उसको जो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी तो उसका व्यवहार में परिवर्तन होगा। मतलब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मूल्यांकन के फलस्वरूप ही बालक का व्यवहार में परिवर्तन भी आता है। मूल्यांकन इन व्यवहारों का परिवर्तन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। ये सारे जो एक माध्यम का कार्य करता है। व्यवहार परिवर्तन का मुख्य 3 पक्षों में विभाजित किया जा सकता है। इसे यदि हम लोग को पक्ष बनाया जाए तो 3 पक्ष में इसको हम लोग को मतलब कि व्यवहार परिवर्तन का जो है 3 पक्ष बना सकते हैं, उसको जो विभाजित भी कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष। एक जो पहला उद्देश्य है उसको हम लोग जो संज्ञानात्मक पक्ष जो है कॉग्निटिव एक्सेप्टेड है, मतलब संज्ञानात्मक पक्ष या पक्ष ज्ञान के उद्देश्य का महत्व देता है। जो संज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक मतलब संज्ञान है ना, स को यदि हटा दे तो संज्ञान मतलब क्या है, आपको जो है संज्ञानात्मक मतलब कि उसके ज्ञान के आधारित होता है। मतलब यहाँ स हटा दे तो तैसे ही पता चलता है ज्ञान के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब क्या है, यह पक्ष ज्ञान के उद्देश्य पर महत्व देता है। ये पक्ष जो है ना, संज्ञानात्मक पक्ष जो है ज्ञान के उद्देश्यों को महत्व देता है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष की विवेचना करते हुए निम्न प्रकार के ज्ञान के इस पक्ष को संग्रहित किया है। मतलब क्या है, इस ज्ञान के पक्ष में क्या क्या बताया गया, थोड़ा देखते हैं। 1 नंबर में विशेष तथ्यों का ज्ञान। मतलब क्या है, विशेष तथ्य जो बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है उसे जो है कि बताने का कार्य और समझाने का कार्य जो है कि बालक को जो है किया जा सकता है। विशिष्ट तथ्यों को प्राप्त करने के विधियों का ज्ञान। यहाँ पर विशिष्ट तथ्य है जो विशिष्ट मतलब बहुत अच्छे हैं, उसे जो है कि प्राप्त करने का चीज़ है। मान्यता और परंपराओं का ज्ञान। मतलब हमारी जो मान्यताएं और परंपरा है उसके ज्ञान को प्राप्त करना। मापदंडों का ज्ञान। मतलब हम लोग जो है कि यहाँ पर भी इसको मापदंड को परीक्षण हम लोग कर सकते हैं। सिद्धांतों और सामान्यीकरण का ज्ञान। मतलब सिद्धांत क्या है और सामान्यीकरण क्या है उसके ज्ञान के बारे में। घटनाओं का ज्ञान। मतलब घटनाएं तो आप समझते हैं, घटनाओं का ज्ञान। विधियों और प्रणालियों का ज्ञान। ये 7वां नंबर में विधियों और प्रणाली का ज्ञान। ये सारे चीज़ हैं। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इस पक्ष में, अरे कौन पक्ष है जी, है ना, विधियों का ज्ञान। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ इस पक्ष में 6 स्तर होते हैं। प्रत्याशन, अभिज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। ये सारी चीज़ें। इसके बाद है भाव पक्ष। भाव पक्ष को यदि देखा जाए बी नंबर में, भाव पक्ष तो ग्रहण करना। मतलब किस तरह ग्रहण किया जाता है शिक्षा को। प्रतिक्रिया करना। प्रतिक्रिया किसी वस्तु को जो हम लोग कोई पीटता भी तो हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं, कोई बोलता है तो भी प्रतिक्रिया करते हैं, कभी मन से करते हैं, कभी जुबान से करते हैं। मतलब यदि आपसे ज़्यादा ताकतवर है या फिर आप उससे कुछ बोल नहीं पा रहे तो मन में प्रतिक्रिया करते हैं कि अरे इसको जो हम छोड़ते नहीं, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं, छोड़ दो। और यदि बहुत सारे लोग जो है कि मतलब कि सामना करने की ताकत रखते हैं तो वो जो है कि मुंह में प्रतिक्रिया करते हैं, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उस प्रकार। लेकिन यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा में क्या है कि हम लोग जो है कि वो उसके बाद है अनुमूलन, विचारण, व्यवस्थापन, चित्रीकरण। ये सारे जो है क्रियाएँ जो है कि होती है। अब जो है सी नंबर है क्रियात्मक पक्ष है। क्रियात्मक पक्ष देखा जाए तो यह पक्ष मुख्यतः मांसपेशियों, आकृतिक गतियों की आवश्यकता से होती है। मतलब जो हमारे शरीर का जो मांसपेशियां है उसमें जो है कि है इसे शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से 6 स्तरों में बांटा गया है। उसके बाद इसे जो है कि हम लोग जो है कि क्रियात्मक पक्ष को जो है 6 स्तरों में बांटा गया है। पहला है उत्तेजना, क्रियावतना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभिकरण और कौशल। ये 6 प्रकार से जो है कि हम लोग को जो क्रियात्मक पक्ष में बांटा गया। व्यवहार के इन तीनों पक्षों के परस्पर समन्वय रहता है। बालक के व्यवहार का मूल्यांकन इन तीनों पक्षों के समन्वित रूप में अलग अलग किया जा सकता है। और ये जो है कि यदि इसका अध्ययन जो है हम लोग अलग अलग रूप से किया जा सकता है। और आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन के उपकरण की प्रविधियाँ, और ये हम लोग पढ़ेंगे कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।